सुप्रभात बच्चों। तो हम पढ़ रहे थे गद्य पाठ 5, एक कहानी है अभी, और इसमें हमने इतना पढ़ लिया था कि लेखिका के पिताजी हालांकि लेखिका को ज़्यादा पसंद नहीं करते थे, लेकिन जब बाद में उनका ध्यान गया लेखिका के ऊपर तो उन्होंने ये ज़रूर सोचा कि इसको घर गृहस्थी से ऊपर उठा के किसी और कामों में लगाऊं। तो वो घर में जो बहस होती थी, क्योंकि पिताजी उनके पार्टी से, राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए थे, घर में लोगों का आना जाना रहता था, बहस होती रहती थी, राजनीतिक बहस होती रहती थी, तो वो चाहते थे कि लेखिका उसमें बैठें। तो लेखिका वहाँ बैठती हुई थी, तो इससे उनमें थोड़ा सा इन सब चीज़ों के प्रति रुचि जागृत हुई, और देश में उस समय क्रांतिकारी आंदोलन हो रहे थे, उनके प्रति भी लेखिका की रुचि बढ़ी। देखिए आगे पढ़ते हैं। 10वीं कक्षा तक आलम यह था कि बिना किसी खास समझ के घर में होने वाली बहसें सुनती थी और बिना चुनाव किए, बिना लेखक की अहमियत से परिचित हुए किताबें पढ़ती थी। तो जैसा कि पिताजी मेरे चाहते थे कि मैं पढ़ने में अपनी रुचि जागृत करूं और बहस सुनूं, तो मेरे जब तक मैं 10वीं क्लास में आई, लेखिका बता रही हैं, तो ये रुचि थी कि घर में जो भी बहस होती थी उनको, हालांकि मुझे खास समझ नहीं थी क्योंकि इतनी बड़ी मैं नहीं थी, तो उन बहसों में मैं हिस्सा लेती थी, सुनती थी सिर्फ। और पढ़ने का शौक़ भी मुझे हो गया था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि पढ़ने में भी अलग अलग तरह की चीज़ों का चुनाव करके तब पढ़ना चाहिए, किस तरह का लेखन मुझे पढ़ना है, ये सब बातें मुझे नहीं पता थी। तो बिना लेखन की अहमियत के परिचित हुए जो भी मुझे किताब मिल जाती थी उसको पढ़ने लगती थी। पढ़ने के प्रति रुचि थी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि क्या पढ़ना चाहिए। लेकिन सन 45 में जैसे ही 10वीं पास करके मैं फर्स्ट ईयर में आई, हिंदी की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल से परिचय हुआ। कह रही है, लेकिन जब मैंने 10th पास किया और फर्स्ट ईयर, उस समय 11th क्लास को फर्स्ट ईयर कहते थे, जैसे ही मैं 11th में आई, और वो 11th से ही कॉलेज शुरू हो जाता था, तो मैं कॉलेज में आई, तो मेरी जो प्रोफेसर थी, प्राध्यापक मतलब मेरी प्रोफेसर थी हिंदी की, जिनका नाम था शीला अग्रवाल, उनसे मेरा परिचय हुआ। वो हमें हिंदी पढ़ाती थी। सावित्री गर्ल्स हाई स्कूल, जहाँ मैंने ककहरा सीखा, 1 साल पहले ही कॉलेज बना था। और लेखिका बता रही है कि सावित्री गर्ल्स हाई स्कूल था जहाँ मैंने ककहरा सीखा। ककहरा सीखा मतलब जहाँ मैंने अपनी पढ़ाई शुरू की थी, वो 1 साल पहले ही कॉलेज बन गया था। यानी पहले वो स्कूल था, धीरे धीरे डेवलप होते होते वो कॉलेज बन चुका था। और वे इसी साल नियुक्त हुई थी, क्योंकि अभी नया नया कॉलेज बना था, नए नए प्रोफेसर की यहाँ पर पोस्टिंग हुई थी, नियुक्ति हुई थी। तो वो शीला अग्रवाल जो थी वो भी तभी वहाँ आई थी, प्रोफेसर बनकर आई थी। उन्होंने बाकायदा साहित्य की दुनिया में प्रवेश करवाया। तो जब उन्होंने मेरी पढ़ने के प्रति मेरी रुचि को देखा, तो उन्होंने कहा कि साहित्य पढ़ो। उन्होंने बाकायदा मतलब जो वास्तव में चीज़ पढ़ने योग्य है, साहित्य की दुनिया में मेरा प्रवेश कराया। मात्र पढ़ने को चुनाव करके पढ़ने में बदला। तो उन्होंने मेरी पढ़ने की रुचि को देखकर ये कहा कि हर चीज़ को पढ़ने मत लगो, चुनाव करके पढ़ो, मतलब देखो क्या पढ़ना है, क्या चीज़ पढ़ने लायक है, उसको पढ़ो। खुद चुन चुनकर किताबें दी, पढ़ी हुई किताबों पर बहसें की, तो 2 साल बीतते न बीतते साहित्य की दुनिया शरद प्रेमचंद से बढ़कर जैनेन्द्र, अज्ञे, यशपाल, भगवती चरण वर्मा तक फैल गई। कह रही है कि उन्होंने अपनी पढ़ी हुई पुस्तकों को मुझे दिया पढ़ने के लिए, और न सिर्फ पुस्तकें पढ़ने के लिए दी, बल्कि जब मैं पढ़ चुकी थी उसको, तो अपनी जो उनका ज्ञान था उसके आधार पर बहस भी करते थे हम दोनों। तो इस तरह से साल 2 साल में मैं इतनी ज़्यादा मैंने पुस्तकें पढ़ ली कि शुरुआत मैंने की थी पुराने लेखकों से, शरद और प्रेमचंद वगैरह से शुरू की थी, जो आधुनिक लेखकों तक, भगवती चरण वर्मा तक आ गई, और मैं पुस्तकें पढ़ती चली गई। और फिर तो फैलती ही चली गई, और उसके बाद तो साहित्य के प्रति मेरी रुचि ऐसी जागृत हुई कि वो मेरी दुनिया विस्तृत होती चली गई। उस समय जैनेन्द्र जी की छोटे छोटे सरल सहज वाक्यों वाली शैली ने मुझे आकृष्ट किया। और जैनेन्द्र कुमार जी के लेखन की विशेषता है कि वो छोटे छोटे वाक्य लिखते हैं, सहज भाषा में लिखते हैं, तो उनकी लिखने की शैली यानी ढंग, तो उनका लिखने का ये तरीका मुझे बहुत अच्छा लगा, इसने मुझे आकर्षित किया। सुनीता उपन्यास बहुत अच्छा लगा था, उनका लिखा हुआ एक उपन्यास जिसका नाम था सुनीता, लेखिका को बहुत अच्छा लगा। अज्ञे जी का उपन्यास शेखर एक जीवनी पढ़ा जरूर, पर उस समय में मेरी समझ के सीमित दायरे में समा नहीं पाया था। और उसी समय मैंने एक और उपन्यास पढ़ा जो कि अज्ञे जी द्वारा लिखा गया था, जिसका नाम था शेखर, उनकी जीवनी के रूप में था, लेकिन उस समय मेरी उम्र नहीं थी कि मैं उस उपन्यास को समझ पाऊँ, तो मैंने पढ़ तो लिया, लेकिन मेरी समझ क्योंकि छोटी थी उसके दायरे में वो नहीं समा पाया। कुछ सालों बाद नदी के द्वीप पढ़ा, तो उसने मन को इस कदर बांधा कि उसी झोंक में शेखर को फिर से पढ़ गई। और उसके कुछ दिनों बाद उन्होंने अगला उपन्यास पढ़ा जिसका नाम था नदी के द्वीप। तो वो पढ़ा, तो उस उपन्यास पढ़ने की रुचि उनकी इतनी जागृत हुई कि उनको जब कोई और उपन्यास नहीं मिला, तो उन्होंने शेखर एक जीवनी जो कि पहले पढ़ चुकी थी उसको फिर से पढ़ा।
इस बार कुछ समझ के साथ। तो पहले तो उनको नहीं समझ में आया था, लेकिन जब दोबारा पढ़ा तो वास्तव में उसमें उनको रुचि जागृत हुई और अच्छा लगा। यह शायद मूल्यों के मंथन का युग था। पाप पुण्य, नैतिक अनैतिक, सही गलत की बनी बनाई धारणाओं के आगे प्रश्न चिन्ह ही नहीं लग रहे थे, उन्हें ध्वस्त भी किया जा रहा था। लेखिका कह रही है कि इधर तो मैं उपन्यास पढ़ने में लगी हुई थी, और उधर जो सामाजिक रूप से अगर देखा जाए तो क्या हो रहा था, मूल्यों के मंथन का युग था। यानी सभी लोग थे, सामाजिक चेतना इस रूप में उजागर हो रही थी कि सभी लोग इस बात पर बहस करने लगे थे कि पाप क्या है, पुण्य क्या है, नैतिक क्या है, अनैतिक क्या है, सही क्या है, गलत क्या है। मतलब इसमें मंथन हो रहा था। ये सब लोग अपनी सोच विचार करके देख रहे थे कि इनमें क्या क्या अंतर है और क्या सही है। तो जो पुरानी बनी बनाई धारणाएं थी हमारे समाज में, जो प्रचलित धारणाएं थी, उन पर प्रश्न चिन्ह लग रहे थे कि आखिर ये अगर ऐसी हमारे समाज में प्रचलन है तो क्यों है। और जो गलत धारणाएं थी उनको ध्वस्त किया जा रहा था, उनको हटाया जा रहा था। मतलब हमारे समाज में एक जागृति आई थी, और उसमें सभी ये बात जानने के लिए उत्सुक थे कि क्या चीज़ सही है, क्या गलत है, हमें कौन सी परंपराएं रखनी है, कौन सी स्वीकारनी है, कौन सी नकारनी है। ये सारी बातें उस समय चल रही थी। इसी संदर्भ में जैनेंद्र का त्यागपत्र, भगवती बाबू का चित्रलेखा पढ़ा और शीला अग्रवाल के साथ लंबी लंबी बहसें करते हुए उस उम्र में जितना समझ सकती थी समझा। तो कह रही कि इसी मतलब एक तरफ तो वो सब चल रहा था समाज में, दूसरी तरफ मेरा साहित्य का विकास हो ही रहा था। तो मैंने उपन्यास पढ़े और उन पर शीला अग्रवाल जो मेरी प्राध्यापिका थी उनके साथ बहस की, और उस समय जितना समझ में आ सकता था मुझे उससे ज़्यादा ही कुछ समझा। शीला अग्रवाल ने साहित्य का दायरा ही नहीं बढ़ाया, बल्कि घर की चार दीवारी के बीच बैठकर देश की स्थितियों को जानने समझने का जो सिलसिला पिताजी ने शुरू किया था, उन्होंने वहाँ से खींचकर उसे भी स्थितियों की सक्रिय भागीदारी में बदल दिया। तो शीला अग्रवाल मैडम ने मेरे साथ क्या मेरे लिए किया अच्छा काम, एक तो उन्होंने साहित्य के प्रति मेरी रुचि बढ़ाई, मेरा दायरा बढ़ गया। पहले जो मैं कुछ भी पढ़ती थी, अब उन्होंने बताया कि क्या चीज़ पढ़ने योग्य है, उसको पढ़ा। और उन्होंने दूसरा काम मेरे लिए क्या किया कि बहस जो मैं घर के भीतर बैठ के करती थी, और वो वाला जो मेरा जुनून था किसने पैदा किया था मुझ में, पिताजी ने सिर्फ मुझे इतनी आज्ञा दी थी कि मैं घर में बैठकर बहसों को सुनूं। लेकिन शीला अग्रवाल ने मुझे बताया कि घर में बैठकर कुछ नहीं हो सकता है। उन्होंने मेरी सीमा को बढ़ाया, घर की दीवारों से बाहर निकलकर, और ये कहा कि जो स्थितियाँ चल रही हैं उसमें सक्रिय भागीदारी लो। यानी जो क्रांति के आंदोलन चल रहे हैं उस पर घर में बैठकर बहस ही मत करो, बल्कि उसमें आकर सक्रिय एक्टिवली उसमें पार्ट भी लो। सक्रिय भागीदारी यानी एक्टिवली पार्ट लेना, उसमें पार्टिसिपेट करो, उसमें आकर अपना योगदान दो। सन 46-47 के दिन वे स्थितियाँ, उनमें वैसे भी घर में बैठे रहना संभव था भला। और कह रही कि वैसे तो उन्होंने मुझे प्रेरित किया, लेकिन उस समय की स्थितियाँ ही ऐसी थी। आप खुद भी समझ सकते हैं कि 46 और 47 यानी जब हमारे देश में स्वतंत्रता आंदोलन चरम सीमा पर चल रहे थे, क्योंकि हम 47 में आज़ाद हो गए थे। तो 46 और 47 का जो दौर था वो कितना ज़्यादा रहा होगा, उस समय कैसे आंदोलन चल रहे होंगे, ये बात तो हम समझ सकते ही हैं। और ऐसी स्थिति में कोई भी युवा अपने घर में भला बैठ भी कैसे सकता था। और मैं तो वैसे भी राजनीतिक से प्रेरित थी, मुझे अच्छा लगता था, तो मैं तो घर में बैठ ही नहीं सकती थी। प्रभात फेरियाँ, हड़तालें, जुलूस, भाषण हर शहर का चरित्र था। तो क्या करते थे युवा लोग उस समय, प्रभात फेरी निकालना यानी सुबह सुबह जुलूस निकालना, सुबह निकलना, नारे लगाते हुए हड़ताल करना, अंग्रेज़ सरकार के विरुद्ध हड़तालें, जुलूस निकालना, भाषण देना। तो ये हर शहर का चरित्र था। हर शहर की विशेषता थी कि उनकी उस शहरों के हर चौराहे पर कुछ ना कुछ होता ही रहता था। और पूरे दमखम और जोश खरोश के साथ इन सब से जुड़ना हर युवक का उन्माद था। कह रही ये सब तो चलता ही था शहर में, और पूरे दमखम के साथ यानी हर अपने अंदर जितनी भी शक्ति है पूरी शक्ति लगाकर जोश खरोश के साथ उनसे जुड़ना हर युवा का उन्माद था। उन्माद यानी नशा। जितने भी लोग थे, मैं कहते हैं ना कि जवानी में खून गर्म होता है, तो जिन लोगों में गर्म खून था वो सब यही चाहते थे कि इन आंदोलनों में भाग लेकर कैसे भी अपने देश को आज़ाद कराए। मैं भी युवा थी, और शीला अग्रवाल की जोशीली बातों ने रगों में बहते खून को लावे में बदल दिया था। तो कह रही है तो हर युवा का अनुवाद था ही, और मैं भी युवा थी। और दूसरी बात क्या थी कि शीला अग्रवाल की जो जोशीली बातें थी उनमें मेरे शरीर में बहते हुए खून को लावा बना दिया था। लावा समझते हैं ना, ज्वालामुखी जब फटती है तो लावा निकलता है। तो यानी जो मेरा खून जो मेरे रगों में बह रहा था, शीला अग्रवाल ने उसमें इतना जोश भर दिया था कि वो लावा बन चुका था, और लावा बन गया था तो उसको निकलना ही था बाहर। तो वो बाहर निकलने के लिए बिल्कुल तैयार था। स्थिति यह हुई
कि एक बवंडर शहर में मचा हुआ था और एक घर में। तो कह रहे हैं कि पिताजी ने मुझे सिर्फ इतनी आज्ञा दी थी कि मैं घर के अंदर बैठकर जो राजनीतिक बहस होती है उनमें भाग लूं, लेकिन मैं शीला अग्रवाल के संपर्क में आने के बाद घर के बाहर निकल के ये सब करना चाहती थी। तो कह रही हैं कि हालत ऐसी हो गई थी उस समय कि एक बवंडर तो पूरे देश में मचा हुआ था और दूसरा हमारे घर में, क्योंकि पिताजी की आज्ञा के विरुद्ध मुझे जाना था। पिताजी की आज़ादी की सीमा यहाँ तक थी कि उनकी उपस्थिति में घर में आए लोगों के बीच उठूँ बैठूँ, जानूँ समझूँ, क्योंकि पिताजी ने मुझे सिर्फ इतनी आज़ादी दी थी, बाकी मेरे बड़ी बहनों को तो इतनी भी नहीं मिली थी, लेकिन मुझे इतनी आज़ादी मिल गई थी कि उनकी उपस्थिति में, ये भी नहीं था कि अगर वो घर में नहीं है तो जो लोग आ रहे हैं उनके साथ में बैठकर बात करूं, बल्कि उनकी उपस्थिति में घर में जो लोग आ रहे हैं उनके बीच में बैठकर बातें करूं और उनकी बातों को सुनूं और समझूं। हाथ उठा कर नारे लगाती, हड़तालें करवाती, लड़कों के साथ शहर की सड़कें नापती। लड़की को अपनी सारी आधुनिकता के बावजूद बर्दाश्त करना उनके लिए मुश्किल हो रहा था, और ऐसी लड़की को तो वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे जैसे कि मैं बनना चाहती थी, कि वो हाथ उठा कर नारे लगाए, लड़कों के साथ में जाके पूरे शहर की सड़कें नाप गए। हालांकि वो अपने आप को बहुत आधुनिक मानते थे, बहुत मॉडर्न समझते थे, लेकिन इतने मॉडर्न होने के बावजूद उनके लिए अपनी लड़की के लिए इन सब कामों में भाग लेना बहुत मुश्किल हो रहा था, इसको स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। तो किसी की दी हुई आज़ादी के दायरे में चलना मेरे लिए, तो उनके लिए ये मुश्किल हो रहा था कि वो मेरे आज़ादी के दायरे को बढ़ाएं, और मेरे लिए ये मुश्किल हो रहा था कि उनकी सीमित आज़ादी के दायरे में मैं कैद हो रहूँ। जब रगों में लहू की जगह लावा बहता है तो सारे निषेध, सारी वर्जनाएं और सारा भय कैसे ध्वस्त हो जाता है, यह तभी जाना। और अपने क्रोध से सबको थरथरा देने वाले पिताजी से टक्कर लेने का जो सिलसिला तब शुरू हुआ था, राजेंद्र से शादी की तब तक ये वह चलता ही रहा। तो लेखिका बता रही हैं कि हालांकि मेरे लिए और पिताजी के लिए दोनों के लिए मुश्किल हो रहा था कि एक दूसरे को बर्दाश्त कर पाएँ, लेकिन जब मेरे रगों में बहते हुए खून जब लावा बन जाता है किसी का, तो फिर सारे निषेध मतलब क्या किया, ये नहीं करना है, ये ऐसी कोई बात हो, वर्जना मतलब कुछ ना करने की आपको आज्ञा दी जाए, और डर, तो ये सारी चीज़ें कैसे ध्वस्त हो जाती हैं, कैसे चकनाचूर हो जाती हैं। हालांकि पिताजी से सब बहुत डरते थे, लेकिन क्योंकि मेरे खून जो था उसमें लावा बन गया था एक तरह से, मतलब एक एग्जाम्पल है कि खून लावा हो गया था, इतना उबाल आ गया था उसमें। तो कह रही है कि ये बात मैंने तभी समझी कि जब मेरा खून वास्तव में लावा बना, और उस समय मैंने पिताजी से टक्कर लेने की हिम्मत आ गई। वो पिताजी जो कि जिनकी एक आवाज़ में पूरा घर हमारा कांपने लगता था, उनसे टक्कर लेना मैंने शुरू कर दी। और सिर्फ इसी बात पर नहीं, बल्कि फिर तो टकराव की स्थिति हमारी जब तक उपस्थित हो जाती थी, और ये टकराव हमारे तब तक चलता रहा मेरे पिताजी के बीच में, जब तक मैंने अपनी पसंद के लड़के राजेंद्र से शादी की। हालांकि वो नहीं चाहते थे मैं अपनी पसंद से शादी करूँ, लेकिन मैंने पिताजी की आज्ञा के विरुद्ध जाकर, उनकी इच्छा के विरुद्ध जाकर अपनी पसंद से प्रेम विवाह भी किया। इतना पढ़िएगा, आगे का अगले वीडियो में पढ़ेंगे।